को एक एक कंटिन्यू जो लोगों ने करनी चाहिए पूछा हुआ था डाइवर्सिफाई। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो लोग यूके में होते हैं उनके पास, जो मैं देखता हूँ लोगों के पास, वो प्रॉपर्टी की एक एक होती है, रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट कर दें, और बाकी स्टॉक्स वगैरह होते हैं। लेकिन मैंने यूके की जो स्टॉक मार्केट है, फुटसी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, आई आई एम नॉट श्योर FTSE वो। 100, हाँ हाँ, बिल्कुल फुटसी कहते हैं ना, तो वो FTSE उसकी होता तो है, ऐसी परफॉर्मेंस कोई इतनी FTSE। अच्छी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट्स के इस लिए? वक्त तो जो हालात चल रहे हैं, देखें आप भी इन्वेस्टमेंट पे करते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट चल रहा है, इसमें तो कोई भी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि इतना रिस्क है। तो और आपको इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा, रिस्क इतना ज़्यादा है, तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से जो रिटर्न मिल रहा है उसके मुकाबले में जो आप फिक्स इनकम में जा रहे हैं, यूएस ट्रेजरी में आपको 5% सेफ रिटर्न मिल रहा है, तो क्या ज़रूरत है रिस्क लेने की। अब मैं डिस्ट्रेस्ड डेट इन्वेस्टर से बात करूँ, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट क्लास है बाय द वे, क्योंकि जब नॉर्मली कंपनीज के लिवरेज बाय आउट्स होते हैं, तो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है लाइक 70-20, 70-30, 80-20, यानी जो कंपनी खरीदी है 80% डेट से लेके खरीदेंगे, 20% जो है वो इक्विटी डालेंगे, तो हम कवर करते हैं डेट पार्ट को। तो उनकी मैं देख रहा हूँ, उनकी भी स्ट्रैटेजी, हालांकि वो इतना रिस्क लेते हैं डिस्ट्रेस डेस्क में इन्वेस्ट करके, ऐसी कंपनी में जिनके क्रेडिट डिस्ट्रेस में हो। मैं इस तफसील में नहीं जा रहा, बहरहाल अब ये समझ लें कि वो बॉन्ड्स के अंदर और लोन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो भी अब डर डर गए हैं, वो कहते हैं भाई नहीं, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो उनका भी अभी इस वक्त, मैंने जो ज़्यादातर से लोगों से बात हो रही है फंड मैनेजर से, ज़्यादातर का जो रेशियो है इस वक्त 60-40 है, 40% इक्विटी मार्केट में, 60% फिक्स्ड इनकम में। और अगर ये फेडरल रिजर्व ने रेट्स और बढ़ा दिए, तो हो सकता है ये 70-30 भी हो जाए। तो अगर आप हर $10 में से $60 आप फिक्स इनकम में लगा रहे हैं, तीन स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म ज़ाहिर है नहीं करना, बिजनेस स्ट्रेस में, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी बिजनेसेस को परफॉर्म करने के लिए सस्ता डेट चाहिए होता है। अब वो कोविड के ज़माने में तो जीरो इंटरेस्ट में मिल रहा था, अब तो 5%, 5, सवा 5, 5.5% चल रहा है मुख्तलिफ मुल्कों में। तो इतना महंगा जब डेट मिलेगा, तो वो उनकी इंटरेस्ट सर्विसिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो बिजनेसेस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कंपनीज ब्लो अप हो रही हैं। इसकी वजह से इक्विटी मार्केट जो है वो इस वक्त बहुत प्रेशर में है। और फिक्स्ड इनकम जो है सारी ट्रेजरीज, और ये यूएस में गिल्ड्स होते हैं, सॉरी यूके यूके में में गिल्ड्स गिल्ड्स होते होते हैं। हैं, या हम्म। जर्मनी में बॉन्ड्स होते हैं, हाँ, हम्म। जर्मनी में बॉन्ड्स होते हैं जो भी बड़ा पॉपुलर है, और उसके अलावा यूएस में तो ट्रेजरी पता ही, लोग इसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार आप लेकिन इसमें एक, सॉरी वकील, एक हाँ, चीज़ ऐड कर दूं, हाँ, वली, कि ये इसमें जो, इनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए छोटा अमाउंट नहीं चाहिए होता। हम्म। आप कम से कम 100,000 पाउंड से कम की बात ना करें आप। तो फिर उसका तरीका होता है, आप उन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो फिर इस तरह के एसेट्स में फिक्स हाँ, इनकम बिल्कुल ऐसी है। लेकिन फंड्स फ़िक्स में, इनकम के अंदर तो आपको मैं फंड्स के थ्रू सबको करना इसी तरह से बोलता हूँ कि आजकल तो आपको उसी में करना चाहिए, लेकिन वही बात है कि स्टॉक्स भी आपको डिर्ट चीप प्राइस पे मिल रहे हैं। पाकिस्तान की मार्केट तो बिल्कुल ही नीचे चली गई है, तो आपको फिर भी कोई ना कोई पोर्शन रखना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल, बिल्कुल। 30%, वो 70%। 70-30 जो है वो यही है ना, वो जो, हाँ, हाँ, वो जो 30% भी डाले हैं, वो फिर ऐसे नहीं होगा, वो इंडेक्स को नहीं ट्रैक कर रहे होंगे। हाँ, इंडेक्स को ट्रैक करेंगे तो 30% डूबेगा ही आपका। बिल्कुल। वो केएसई 100 इंडेक्स को नहीं कर रहे होंगे, वो या तो ईटीएफ में डालेंगे किसी में, या जो हुँ, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, इनका उनको पता है यार 2-4 साल नहीं भी परफॉर्म करे, इन्होंने डिविडेंड देते रहना। डिविडेंड दे देना है, वो ऐसे फिर, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए। ये फिक्स इनकम तो आप नो ब्रेनर है ना यार, इसमें क्या है, आपको पता है इतना प्रॉफिट मिल रहा है, पैसे डालूंगा इतने मिल जाएंगे। फिक्स हुँ। इनकम में तो कोई दिमाग ही नहीं यूज होता ना। लेकिन आप इक्विटी मार्केट में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है आपको, कि आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन डिविडेंड देगा, और हिस्टोरिकली अच्छा डिविडेंड देता रहा है तो क्या आगे भी देगा नहीं देगा, कौन से उसके सेक्टर के डायनामिक्स हैं जो चेंज हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वैसे सारी वैसे चीज़ें मैं ये पूरी आपसे पूछूँ तो, फ्रेमवर्क के बाद क्योंकि मैं करनी तो पड़ती हैं। लोगों से बात करता हूँ ना, तो चाहे वो यूएस हो जाए, चाहे वो यूके हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान का तो कुछ छोड़ ही दें, लोगों को एक्यूमेन नहीं होती है इन्वेस्टमेंट की। तो आप जिन लोगों से बात करते हैं, तो उनको आप अपार्ट फ्रॉम योर ऑफिस, क्योंकि वहाँ तो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे आप बात करें पाकिस्तानियों से, देसियों से, गोरों से, तो उन लोगों को होता है कि वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, या उनका भी एक जो नॉर्मल माइंडसेट होता है कि प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसको मॉर्गेज कर लेते हैं, इस तरह की माइंडसेट होता है, या किस तरह से वो लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स को? यार मेरे ख्याल में एक प्रॉपर्टी को लेकर तो ट्रेंड जितना, मतलब मुझे पता है पूरी दुनिया में सेम ही है, जिसके हाँ, पास हाँ, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर्टी में जाता है, और आई थिंक विच मेक सेंस, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको पता है वो वैल्यू गिरती कम ही है, ज़्यादा ऊपर ही जाती है। और लंदन इतना हॉट रियल एस्टेट है, दुबई इतना हॉट रियल एस्टेट है, इवन पाकिस्तान में पैसे अप्रिशिएट होते हैं, कम नहीं। अभी आजकल पाकिस्तान में जो हालात हैं, ओबियसली अब जैसे गजा में वॉर छिड़ गई है, तो वहाँ भी प्रॉपर्टीज जो प्राइस हैं वो और नीचे चले गए होंगे, लेकिन नॉर्मल उसमें हालात में तो प्रॉपर्टी ऊपर ही जाती है। तो हर जगह जिसके पास ज़्यादा सेविंग्स है बड़ी, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर नहीं, सकते हैं। जैसे छोटा आपको मैं इन्वेस्टर तो एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी में दूँ जा ना, नहीं सकता, इतने देखिए पैसे वो, यही मसला होता है ना, लोगों को थोड़ा-सा हाँ। मिसकॉन्सेप्ट होता है। अब कनाडा में मैं अपने दोस्तों का बताता हूँ कि बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। आप रीट फंड की बात कर रहे नहीं, नहीं, रीट फंड की बात नहीं कर रहा मैं। मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल प्रॉपर्टी की, क्योंकि उन्होंने क्या, अब देखिए जितनी भी हैं। प्रॉपर्टी अच्छा। लेते हैं कैश पे तो लेंगे नहीं, मॉर्गेज करेंगे। अब मॉर्गेज जब करते हैं तो आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो जाए। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल छोटी-सी देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो उसने एक प्रॉपर्टी ली, 1200 हाँ, डॉलर्स, कनाडा में $1200 की मंथली कॉस्ट आ रही थी उसको, जो उसकी मॉर्गेज कॉस्ट थी।
अब वो $1200 से जब वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुए, तो वो $1600 हुए, $1700 हुए। तो इतनी ज़्यादा नहीं लगी। लेकिन जब उसने फाइन प्रिंट पढ़ा, तो वो जो $1700 थे, वो 30 इयर्स की मॉर्गेज के ऊपर थे। 30 इयर्स से $1200 30 इयर्स की मॉर्गेज थी, अब वो $1700 60 इयर्स की मॉर्गेज हो गई है। यानी कि वो सिर्फ़ इतना नहीं पढ़ा कि 1300 से 1700 का हो गया, वो उसकी बियॉन्ड लाइफ़ टाइम चला गया है। यानी कि वो 30 इयर्स की मॉर्गेज उन्होंने 60 इयर्स पे लेके चले गए। और ना सिर्फ ये, अच्छा दुबई में एक एक अच्छी चीज़ प्रॉपर्टी में ये होती है, इन बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर फर्ज़ करें मेरा कोई अपार्टमेंट है और मैं उसको रेंट पे देना चाहता हूँ और मैंने किसी को रेंट पे दे दिया है और अब मैं चाहता हूँ कि यार दुबई की रेंट्स जो है ना बढ़ गए हैं। मेरा अपार्टमेंट मैंने दिया था लेट्स से 60,000 दिरहम्स के ऊपर साल का। अब मुझे पता है कि 1 साल के अंदर फॉर सम रीज़न उसका रेंट हो गया 1 लाख दिरहम्स। लेकिन वो जो टेनेंट होगा वो नहीं छोड़ेगा। और उसको एक फिक्स परसेंटेज से ही आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे को उसको इविक्ट करना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं उसको बोलूँगा कि यार मैं खुद मूव हो रहा हूँ उसके अंदर, या मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। इन 2 रीज़न्स, या फिर मैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कोई मेजर मेंटेनेंस करवा रहा हूँ। इन 3 रीज़न्स की बजाय कोई और रीज़न हो नहीं सकता उसको इविक्ट कराने का। जो मेरा दोस्त जिसको मैं बता रहा था कनाडा के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर 1.5 साल से कब्ज़ा है उसके टेनेंट का, और वो नहीं छोड़ रहा है। तो आप सोचें कि वो अपनी प्रॉपर्टी का मॉर्गेज भी पे कर रहा है, जो कि 1200 से 1600 1700 हो गया, और वो 60 इयर्स पे चला गया है और आगे भी बढ़ता रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी रुकने वाले नहीं है, ये ऊपर ही जा रहे हैं। प्लस उसको $500 का उन्होंने एक फिक्स कर दिया है वहाँ की कोर्ट ने कि $500 आपको देते रहेंगे, अगर देते रहें, उस पे डिफ़ॉल्ट करेंगे तो फिर हम कुछ देखेंगे, अदरवाइज़ तो अब ये चलता रहेगा इस तरह से। तो वहाँ के रेंट लॉज़ जो ये तो टेनेंट खैर को बहुत ज़्यादा फ़ेवर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, अगर बिल्कुल आप प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट की करते बात हैं। करते हैं। हाँ, तो ये सही कह रहे हैं। कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि आपने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट में जिन लोगों से मेरी बात होती है फंड में, तो वो तो बहुत बड़े बड़े फंड्स लेके बैठे, दुनिया के टॉप फंड्स हैं जिनसे हम लोग बात करते हैं। तो वो तो ऑब्वियसली बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर होते हैं, और ये मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतनी मुश्किल जॉब कभी नहीं की जितनी ये है। अच्छा। इट रियली स्ट्रेचेस यू, इट जस्ट टेस्ट योर पोटेंशियल कि आप में कितना दम है, आप कितना फाइनेंशियल जर्नलिज्म को समझते हैं या फाइनेंस को समझते हैं। तो वो टेस्ट होता है, और हमने फाइनेंस पढ़ी तो है नहीं, बिजनेस रिपोर्टिंग कर करके बन गए। बड़ी मुश्किल होती है। तो ये तो बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, ये तो बड़ी बारीकियों में चीज़ों को देखते हैं। लेकिन अगर आप जनरल बात करेंगे जैसे आपने कहा, तो मेरे ख्याल में नहीं है। यहाँ भी पाकिस्तान में भी लोगों को वो नहीं है। आप देखें वही स्टॉक मार्केट के 2 लाख इन्वेस्टर्स हैं, उससे बढ़ते नहीं हैं, वो गिने चुने नाम है। तो नए इन्वेस्टर तो आते नहीं है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का भी हाल है। यहाँ पे नॉर्मली अवेयरनेस ज़्यादा है, लेकिन अगेन उसमें भी इनकम लेवल्स पे डिपेंड करता है। जो मैंने देखा है देसी लोगों का, स्पेशली जब मैं आया था स्टूडेंट लाइफ में जॉब करता, जो और जॉब्स करते हैं उनके पास कुछ बचेगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे। तो जब बचता ही नहीं है और कुछ बचता है तो फिर बंदा प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करता है, उसका स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं जाता। सही। लेकिन लोग पैसे बनाते हैं। मैंने इस पे वीडियोस भी की डिस्ट्रेस्ड डेट इन्वेस्टिंग पे अपने चैनल पे, कैसे ये लोग बनाते हैं, लेकिन डूबती हुई कंपनियों से बनाते हैं। तो बड़ी एसेट क्लास है। लेकिन जनरली बता रहा हूँ कि नहीं होता लोगों में रुझान, और जिनके पास पैसा होता है ऑब्वियसली, अगर बहुत पैसा है तो प्रॉपर्टी लोग प्रेफर करते हैं, और वो मुझे लगता है इट मेक सेंस। अदरवाइज फिर लोग ऑब्वियसली जो है बड़े बड़े फंड्स में डालते हैं, और ट्रेजरीज में डाल लेते हैं, स्टॉक मार्केट में भी डालते हैं। लोग पोर्टफोलियोज बनाते हैं कि अच्छा मैं बैलेंस करूंगा, मैं प्रॉपर्टी में इतना डालूंगा, मैं कमोडिटीज़ में इतना डाल दूंगा, मैं गोल्ड में ले लूंगा, कुछ गोल्ड का फंड ले लूंगा, इसके अलावा मैं क्या फिक्स इनकम में डाल दूंगा। तो लोग कोई ईटीएफ ले लूंगा, तो लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपना रिस्क डाइवर्स करते हैं। लेकिन हुँ। अगेन ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप जिसके लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए।